हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स गुरु। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आगे कूलॉम्स लॉ की। कूलॉम्स लॉ में हम बात करते हैं बेसिकली पॉइंट एंड स्टैटिक चार्जेस के बीच में अप्लाई होने वाले इंटरेक्टिंग फोर्स की। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर 2 पॉइंट चार्जेस का एक सिस्टम, जिसमें दोनों पॉइंट चार्जेस सेपरेट हैं बाय ये सेपरेशन r। So according to Coulomb, interacting force or electrostatic force between 2 point and static charges is directly proportional to multiplication of magnitude of these charges and reciprocal to square of distance between the charges. So अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें तो देखिए अपने पास रिलेशन आता है F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करें तो एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है अपने पास में k। k क्या है यहाँ पर? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। तो k अपने पास प्रोपोर्शनल कांस्टेंट मिल गया, जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तीनों कांस्टेंट होते हैं, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने पे मिलती है 9 × 10⁹। यूनिट की हम बात करें तो इस वाले फॉर्मूले से k की यूनिट निकल जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। क्लियर? सो इफ वी हैव टू कैलकुलेट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस कांस्टेंट k, then it can be calculated by putting dimensional formulas of Newton meter square and Coulomb square. So it is acquired as m1 l3 t-4 a-2. Clear? Now let's talk about this epsilon naught. Epsilon naught is known as electric permittivity of vacuum. Electric permittivity of vacuum. तो देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है भाई इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होती क्या है। इलेक्ट्रिक मीन्स तो हम बात कर रहे हैं भाई इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की। इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को हम जनरली डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। एंड परमिटिविटी का मीन हो गया कि भाई किसी परमिशन की बात हो रही है। तो अगर हम प्रॉपर फिजिक्स लैंग्वेज में इसको डिफाइन करें इलेक्ट्रिक परमिटिविटी को, तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्या हो गई? कैपेसिटी ऑफ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थ्रू एनी गिवन रीजन। सो अगर आपको इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कैलकुलेट करनी है तो हम बात कर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पास होने की कैपेसिटी थ्रू एनी गिवन रीजन इन वैक्यूम। क्लियर? सो वैल्यू ऑफ दिस एप्सिलॉन नॉट इज फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन से 1/4 पाई k। अगेन हियर 4 पाई एंड k आर कांस्टेंट वैल्यूज। सो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू हमें मिलती है 8.854 × 10⁻12 एंड जो यूनिट है एप्सिलॉन नॉट की दैट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ k। सो k की यूनिट हमने यहाँ पर बात करी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर, तो इसके लिए यूनिट हो गई कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। सिमिलरली डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा इसका? रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो ये हो गया m-1 l-3 t4 a2। नाउ सी, अगर हम यहाँ पर इस रिलेशन में ये जो हमारा रिलेशन था F = k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसमें k की वैल्यू प्लेस करें तो हमारा रिलेशन बन जाता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए भाई बात आती है कि भाई वेक्टर फॉर्म में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में वेक्टर क्वांटिटीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं एंड हमें ये पता है कि भाई यूनिवर्स का कोई भी फोर्स हो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को छोड़कर सारे कैसे होते हैं? वेक्टर। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें क्या होगी? डायरेक्शन भी होगी। तो यहाँ पर हमने बात करी, कम बैक टू दिस डायग्राम, यहाँ पर हमने बात करी कि भाई स्टैटिक चार्जेस हैं Q1 Q2, तो इनके बीच में जो कूलॉम फोर्स एक्ट करेगा वो या तो होगा अट्रैक्शन नेचर का और या होगा रिपल्शन नेचर का। इट मींस इस कूलॉम फोर्स की जो डायरेक्शन होगी दैट डायरेक्शन विल बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग दीज चार्जेस। सो इसका मतलब इन दोनों के अलोंग, तो अलोंग का मतलब क्या हो गया? वेक्टर क्या होगा यहाँ पर? आर वेक्टर। तो इसको हम जब वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो इस आर वेक्टर के अलोंग हम लेंगे यूनिट वेक्टर, और वो यूनिट वेक्टर क्या हो गया? आर कैप। तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया F वेक्टर = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू आर कैप। एक और फॉर्मेट इसका होता है जो डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार ऑब्जेक्टिव्स में पूछ लिया जाता है, और वो रिलेशन होता है ये रिलेशन आया कहाँ से? हमने 11th क्लास में वेक्टर में रिलेशन पढ़ा हुआ है कि भाई किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए यूनिट वेक्टर है वो होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सो हमने रिप्लेस कर दिया आर कैप को किससे? आर वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड आर से। तो हमारे पास रिलेशन मिल गया F वेक्टर =
1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R क्यूब इन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में आ जाएगा R वेक्टर। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट कूलम्ब्स लॉ। अगर आपसे कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में, तो इसका स्टेटमेंट क्या हो गया? दैट अकॉर्डिंग टू Coulomb force or force of attraction or repulsion between 2 point static charges is directly proportional to multiplication of magnitude of charges and inversely proportional to square of distance between the charges. So this is the statement of Coulomb's law. Now अब हम आगे इसमें बात करते हैं कि भाई Coulomb's law की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हम Coulomb's law में स्टडी करने वाले हैं। तो उसके लिए हम बात कर लेते हैं। देखिए भाई, कूलम्ब्स लॉ की जब भी अपन बात करते हैं तो सबसे पहली चीज तो अभी अपन ने बात करी डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन में हमने बात करी ली कि भाई डायरेक्शन तो क्या होगी? अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। तो पहली जो मेजर प्रॉपर्टी है वो हो गई इसकी डायरेक्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो चलिए वन बाय वन अपन देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होगी? फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने कह दी यहां पर कि भाई जो इसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम यहां पर कह सकते हैं दैट जो कूलम्ब्स लॉ है, दिस लॉ ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। इट मींस दिस कूलम्ब फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं कि भाई जो कूलम्ब फोर्स है दैट इज सेंट्रल फोर्स। अब देखिए भाई, सेंट्रल फोर्स हो गया इसका मीन। अब सेंट्रल से मीन क्या हो गया? अभी अपन ने पीछे बात करी कि भाई ये चार्जेज हैं, यहाँ पर ये चार्जेज में जो टेंडेंसी है वो होती है अट्रैक्शन और रिपल्सन की। इसलिए यहाँ पर जो फोर्स एक्ट करते हैं वो कैसे होते हैं? सेंट्रल फोर्स होते हैं। अब इस सेंट्रल फोर्स के बिहेवियर की वजह से यहाँ पर एक जनरल कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं जो जेई और नीट के क्वेश्चंस में वाइडली यूज होता है, और वो कॉन्सेप्ट होता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो यहां पर अब क्वेश्चन बनते हैं अच्छे इस पर कूलम्ब्स लॉ में। बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल सिंपल पैटर्न के, डायरेक्ट पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन जेई नीट में यहाँ पर मैकेनिक्स का यूज कर लिया जाता है। तो मैकेनिक्स में यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम का। क्यों? क्योंकि इनका नेचर कैसा होता है? सेंट्रल टेंडेंसी होती है, इसलिए सेंटर फोर्स होते हैं जी। नेक्स्ट हम यहाँ पर इसके एक और टेंडेंसी की बात करते हैं। भाई यहाँ पर जो चार्जेस का, जो हमने चार्जेस की पोजीशनिंग की बात करी, ये पोजीशनिंग इनकी होगी लीनियर पोजीशनिंग। तो इस लीनियर पोजीशनिंग की वजह से, लीनियर पोजीशनिंग की वजह से एक और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहां पर मिलता है कि भाई जो लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम भी यहां पर कंजर्व होता है। तो लीनियर मोमेंटम का भी कंजर्वेशन यहां पर अप्लाई होता है। ये भी मैकेनिक्स का ही एक पार्ट हो गया। नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं कि भाई ये जो फोर्सेज होते हैं कूलम्ब फोर्स, ये होते हैं कंजर्वेटिव नेचर के, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स हो गया तो हमने मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है। कंजर्वेटिव फोर्सेज के लिए हमने एनएलएम में स्टडी किया था कि भाई कंजर्वेटिव फोर्सेज ऐसे फोर्सेज होते हैं जिनके लिए जो वर्क डन है, ये फोर्सेज जो वर्क डन करते हैं दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। अब पाथ पे इंडिपेंडेंट रहेगा, इट मींस यहां पर भी कोई ना कोई क्वांटिटी कंजर्व रहेगी, और वो क्वांटिटी यहां पर कौन सी होती है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी। सो ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेज और ड्यू टू कंजर्वेटिव इन नेचर, these forces or this Coulomb law obeys that total mechanical energy is conserved, and we know very well that mechanical energy क्या होती है? Combination of potential energy and kinetic energy. It means total potential energy and kinetic energy remains constant. नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी भाई हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, और वो प्रॉपर्टी की जनरली हम बात करते हैं इनके स्ट्रॉन्गनेस के रेस्पेक्ट में। तो अगर मैं स्ट्रॉन्गनेस की बात करूं तो स्ट्रॉन्गनेस के लिए जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है नॉन फोर्सेज में नेचर में, वो होता है न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स जो है
वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं कूलाम्ब फोर्स की, और जो वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम यहाँ पर एक और, अगर मैं कंपेरेटिव बात करूं ग्रेविटेशनल फोर्स से कूलाम्ब फोर्स की, तो एक और कंक्लूजन हम यहाँ पर दे सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जब हमने 11th में स्टडी किया था तो वहां पर हमने बात करी थी कि भाई ग्रेविटेशन का मीन हो गया अट्रैक्शन, मतलब ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होता है। लेकिन कूलाम्ब फोर्स में जब भी हम बात करते हैं तो कूलाम्ब फोर्स में हमने देखा कि भाई ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ चार्जेस पे, तो ये अट्रैक्टिव टाइप का भी हो सकता है और रिपल्सिव टाइप का भी हो सकता है। तो ये इनमें एक मेजर डिफरेंस होता है कूलाम्ब फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स में। चलिए भाई एक और लास्ट हम यहाँ पर प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं, और ये प्रॉपर्टी होती है इनकी रेंज से रिगार्डिंग। तो कूलाम्ब फोर्स की जो रेंज है वो होती है हाई रेंज के फोर्स होते हैं ये। और जनरली अगर मैं इसको एक मैथमेटिकल लिमिट्स में इसको एक्सप्लेन करूं तो ये होते हैं ग्रेटर देन 10⁻⁻10 मीटर। मतलब जो चार्जेस के बीच का सेपरेशन, मिनिमम सेपरेशन है, वो होना चाहिए यहाँ पर ग्रेटर देन 1 एंगस्ट्रॉम। क्यों? अगर एंगस्ट्रॉम से कम सेपरेशन हम चार्जेस के बीच में रखेंगे तो वहां पर क्या होगा, जैसे हमने बात करी थी भाई कि, और हम आगे मॉडर्न फिजिक्स में भी इसके लिए डिटेल में बात करेंगे कि जो आपका एटम है, एटम होता है एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का साइज में, और जो न्यूक्लियई है वो न्यूक्लियई की साइज होती है फर्मी के ऑर्डर की। तो फर्मी 10⁻⁻15 हो गया। तो जैसे ही एंगस्ट्रॉम से कम इसका अगर हम साइज कंसीडर करते हैं, सेपरेशन कंसीडर करते हैं चार्जेस के बीच में, तो वहां पर कौन से फोर्स इफेक्टिव हो जाएंगे? न्यूक्लियर फोर्सेज। दैट्स वाई हम इनकी रेंज को रखते हैं ग्रेटर देन एंगस्ट्रॉम ऑर्डर। सो गाइस ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, बेसिक प्रॉपर्टीज कूलाम्ब लॉ से रिलेटेड, जो हमें पता होनी चाहिए। इनके एप्लीकेशन से हम न्यूमेरिकल्स को अच्छे से अप्रोच कर पाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। चलिए अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पर कूलाम्ब लॉ में। अभी अपने ब्रीफ इंट्रोडक्शन एक लिया, इसी को हम थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं कि भाई अगर यहाँ पर वैक्यूम के बजाय अगर हम कोई मीडियम ले लें तो उस सिचुएशन में कूलाम्ब फोर्स में क्या वेरिएशन होगा, उसको थोड़ा सा अपन देखते हैं एक बार। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मीडियम में। अभी पीछे अपन ने बात करी थी परमिटिविटी की, तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी को देखिए जनरली हम डिफाइन करते हैं वैक्यूम एंड मीडियम दोनों के लिए। तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी फर्स्ट, चलिए अपन बात कर लेते हैं वैक्यूम के लिए। तो वैक्यूम में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी को हम मीडियम में रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन से, एप्सिलॉन। एंड थर्ड एक और हम यहाँ पर क्वांटिटी को स्टडी करते हैं और वो होती है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, तो रिलेटिव परमिटिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर। देखिए भाई अभी हमने वैक्यूम के लिए बात करी तो कॉन्सेप्ट सेम है, चाहे वैक्यूम हो चाहे मीडियम हो, यूनिट्स भी इनमें सेम रहेगी परमिटिविटी के लिए, और इनके डायमेंशनल फॉर्मूले भी सेम रहेंगे। बस चेंज क्या हो गया, यहाँ पर वैक्यूम था और यहाँ पर क्या हो गया, कोई भी मीडियम हो गया। ठीक है। अब रिलेटिव परमिटिविटी का हम जब यहाँ पर जिक्र करते हैं तो रिलेटिव का मतलब हो गया कि भाई किसी एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक परमिटिविटी के रेस्पेक्ट में हम किसी गिवन मीडियम की बात करने वाले हैं यहाँ पर। इट मीन्स रिलेटिव परमिटिविटी को जब हम डिफाइन करते हैं तो रिलेटिव परमिटिविटी होती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। क्लियर? सो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इसका मैथमेटिकल रिलेशन मिल गया। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई यूनिट क्या होगी यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी की, सो इट इज वेरी क्लियर टू यू दैट एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नॉट बोथ आर इलेक्ट्रिक परमिटिविटीज। दोनों के लिए अभी मैंने बोला कि भाई यूनिट सेम होंगी इनकी, तो ऊपर भी कूलाम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में भी क्या हो गया, कूलाम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। दोनों यूनिट्स कैंसिल आउट हो गई तो बच गई क्या, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू। तो ये क्वांटिटीज होती हैं यूनिटलेस एंड साथ ही साथ हो जाएंगी ये डायमेंशनलेस। सो एप्सिलॉन आर होता है यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, ये होती है प्योर न्यूमेरिक वैल्यू। तो अब एप्सिलॉन आर की वैल्यूज के लिए हम बात करें कि भाई एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है, कहां से कहां तक वेरी करती है। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू के लिए देखिए स्टैंडर्ड ये आपको ध्यान रखना होता है। एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा या तो इक्वल होंगी 1 के या ग्रेटर होंगी, और हमेशा लेस देन और इक्वल टू होंगी इनफाइनाइट। मतलब एप्सिलॉन आर की वैल्यू वेरी करती है 1 से लेके इनफाइनाइट तक। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कि भाई 1 किसके लिए होगी, इनफाइनाइट किसके लिए होगी। तो इसके लिए कुछ एक मीडियम्स हैं, तो बोर्ड एग्जाम्स में तो उन मीडियम्स के लिए आपको एप्सिलॉन आर की वैल्यू गिवन होगी, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको डायरेक्टली इनको प्रैक्टिस करना है।
सो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होती है किसके लिए? वैक्यूम के लिए। अगर वैक्यूम हुआ तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होगी। अगर यहां पर हम एयर ले लेते हैं तो एयर के लिए वैल्यू होती है ऑलमोस्ट 1.0013 एयर के लिए। सो न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस में इसको भी हम ऑलमोस्ट 1 ही कंसिडर कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर वाटर के लिए, तो वाटर के लिए वैल्यू होती है 80। समटाइम्स न्यूमेरिकल्स में इसको 81 भी हम यूज कर लेते हैं, 80 या 81 ये होती है वाटर के लिए। अगर मैं बात करूं मेटल्स के लिए, तो मेटल्स के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। जितने भी मेटल्स हैं, चाहे वो निकल हो, कोबाल्ट हो, जिंक हो, कोई सा भी मेटल हो, उन सारे मेटल्स के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू होगी इनफाइनाइट। क्लियर है? तो ये कुछ एक बेसिक हमने बात करी है यहाँ पर एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यूज के लिए। अब हम बात करते हैं कूलाम्ब फोर्स इन मीडियम। तो कूलाम्ब फोर्स इन मीडियम क्या होगा? कूलाम्ब फोर्स इन मीडियम, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया एफ एम वेक्टर से। देखिए कूलाम्ब फोर्स चाहे वैक्यूम में कैलकुलेट करें चाहे मीडियम में कैलकुलेट करें, जो वेरिएबल क्वांटिटी यहां पर होगी वो होगी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। सो मीडियम के लिए हम इस रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। फोर्स की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, चार्जेस के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा, सेपरेशन में कोई चेंज नहीं होगा। जो यहाँ पर वेरिएबल क्वांटिटी है वो है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। सो अब अगर हमें रिलेशन कैलकुलेट करना हो कूलाम्ब फोर्स इन वैक्यूम एंड कूलाम्ब फोर्स इन मीडियम, तो देखिए अभी अपन ने प्रीवियसली एक रिलेशन कैलकुलेट किया था कूलाम्ब फोर्स इन वैक्यूम, ये रिलेशन हमने कैलकुलेट किया था और रिलेशन था हमारा एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अगर मैं इसको बोल दूं इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल दूं इक्वेशन नंबर 2, इन इक्वेशन 1 एप्सिलॉन की वैल्यू हम प्लेस कर दें एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। कहां से आई ये वैल्यू? इस वाले रिलेशन से। अभी अपन ने कहा एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो एप्सिलॉन की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ये वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में प्लेस कर दी, तो देखिए रिलेशन बन गया हमारा एफ एम वैक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये रिलेशन बन गया भाई। अब देखिए यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अगर मैं इक्वेशन 2 से इसको कंपेयर करूं तो ये वैल्यू जो है ये रिप्लेस हो रही है एफ वेक्टर से। सो हम इसको कह सकते हैं एफ एम वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर। अगर इस पूरी वैल्यू को हमने इससे रिप्लेस कर दिया तो रिमेनिंग क्वांटिटी क्या है यहाँ पर? एप्सिलॉन आर। तो ये रिलेशन बन गया भाई अपना एफ एम वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन आर। इसका मीन ये हो गया दैट कूलाम्ब फोर्स इन मीडियम is always smaller than Coulomb force in vacuum. Why? Because एप्सिलॉन आर की वैल्यू अभी अपन ने बात करी ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगी। तो अगर एप्सिलॉन आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो एफ एम की वैल्यू हमेशा ही क्या होगी? एफ से स्मॉलर होगी। और अगर एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 हो तो एफ की वैल्यू भी क्या हो गई यहाँ पर? एफ अपॉन 1 सिमिलर हो गई दोनों। इट मीन यहाँ पर एफ एम की जो वैल्यू है that is less than or equal to f vector, less than or equal to f vector. Clear? So ये रिलेशन हमने यहाँ पर बात करे हैं यहाँ पर परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी एंड कूलाम्ब फोर्स इन मीडियम के रेस्पेक्ट में। देखिए अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पर वेक्टर फॉर्म के लिए कि भाई जो कूलाम्ब्स लॉ है, कूलाम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म क्या रिप्रेजेंट करती है यहाँ पर, क्या एक हमें पर्टिकुलर रिजल्ट यहां पर देखने को मिलता है, उसके लिए हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। चलिए भैया अब अपन बात करते हैं कूलाम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में देखिएगा ज्यादा कुछ इसमें इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर आपको वेक्टर अच्छे से आता है तो आप इजीली इस चीज को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
कूलॉम लॉ की वेक्टर फॉर्म को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक सिस्टम कंसिडर कर लिया। ये कह दिया कि भाई कोई मेरा एक सिस्टम है, इस सिस्टम में कोई दो आर्बिट्रेरी पोजीशंस पे मैंने चार्जेस ले लिए, स्टैटिक चार्जेस। इन चार्जेस की वैल्यूज हमने कह दी कि भाई ये हैं Q1 Q2। यहाँ पर एक रेफरेंस पॉइंट मैंने ले लिया ओरिजिन। इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अगर मैं Q1 की पोजीशन की बात करूं तो ये हो गई Q1 की पोजीशन, और इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर R1। सिमिलरली Q2 चार्ज के लिए अगर हम पोजीशन की बात करें तो ये बन गया हमारा पोजीशन वेक्टर R2। लेकिन हम तो यहां पर बात कर रहे हैं कूलॉम फोर्स की। तो कूलॉम फोर्स तो क्या होता है, चार्जेस के बीच में इंटरेक्ट करता है, तो हमें तो सेपरेशन चाहिए बिटवीन द चार्जेस। तो देखिए अब इस सिचुएशन में क्या हो गया, दो हमारे पास में स्टैटिक चार्जेस हैं, एंड अगर एक चार्ज दूसरे पे कोई फोर्स अप्लाई करेगा, इसका मीन ये हो गया कि भाई दूसरा वाला चार्ज भी फर्स्ट वाले चार्ज पे एक फोर्स अप्लाई करेगा। तो लेट अस कंसीडर दो सिचुएशंस होती हैं भाई यहाँ पर इस डायग्राम को समझने के लिए। दोनों मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपको वेक्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो आपको समझ आ जाएगा, नहीं अगर आपको क्लियर है तो अच्छे से देखना, ज्यादा फोकस की आपको रिक्वायरमेंट है। हमने कह दिया कि भाई अगर दोनों चार्जेस हमारे पास सिमिलर नेचर के हैं, दोनों चार्जेस सिमिलर नेचर के हैं तो क्या होगा, इनमें रिपल्शन होगा, होगा नहीं होगा। तो मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहा हूं बाय कंसीडरिंग दैट बोथ चार्जेस आर ऑफ सिमिलर नेचर। सो अगर Q1 Q2 पे फोर्स अप्लाई करेगा तो रिपेल करेगा, सिमिलर नेचर के हैं तो, और डायरेक्शन क्या होगी, दिस वे। क्लियर? सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन Q2 बाय द Q1। सो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं F21 वेक्टर से, F21 वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, F21 वेक्टर के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया, R21 वेक्टर। सिमिलरली जब Q2 फोर्स अप्लाई करेगा Q1 पे तो इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, दिस वे, अलोंग द लाइन, सेम लाइन के अलोंग होगा। लेकिन अब ये Q2 चार्ज कहां पर लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, और इस फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं F12 वेक्टर। 12 का मतलब हो गया जो पहले लिखा है उस पर फोर्स लग रहा है, जो बाद में लिखा है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है यहाँ पर। तो 12 का मीन हो गया फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है भाई, तो इसके रेस्पेक्ट में अब हमने पोजीशन वेक्टर की बात करी, तो देखिए यहाँ पर ये इसका पोजीशन वेक्टर R1 या R2, Q2 से Q1 चल रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया R12 वेक्टर। इस सिचुएशन में Q1 एंड Q2 आर ऑफ सिमिलर नेचर, दोनों भी सिमिलर नेचर के हैं। क्लियर? अगर अपोजिट नेचर के होते तो उस सिचुएशन में क्या होता, मान लिया ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो जब ये इस पे फोर्स अप्लाई करता तो अपोजिट नेचर के होने की वजह से क्या करता है, ये इसको अट्रैक्ट करता, तो डायरेक्शन कहां पर हो जाती, अपवर्ड। अब जब ये नेगेटिव वाला इसको अट्रैक्ट करता तो डायरेक्शन कहां पर हो जाती है, डाउनवर्ड। तो उस सिचुएशन में फोर्स कैसे हो जाते हैं, अप्रोचिंग टू ईच अदर, अप्रोचिंग फोर्स हो जाती है उस सिचुएशन में। तो देखिए भाई अब यहां पर हम बात करते हैं फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इज, इस फोर्स को हमने बोल दिया F21 वेक्टर। सो F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। 21 में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, R21, और इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या हो गया, R21 स्क्वायर, और डायरेक्शन के लिए हमने कह दिया R21 कैप, इसको कह दिया भाई इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज, ये फोर्स कितना हो गया, F12 वेक्टर। F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, नाउ इट इज R12 स्क्वायर एंड R12 कैप। अब देखिए भाई इन दोनों इक्वेशन 1 एंड 2 के हेल्प से हमें एक ऐसा रिलेशन हमें स्टैब्लिश करना है जो इन दोनों इंटरेक्टिंग फोर्सेस को यहाँ पर कुछ स्पेसिफाई करे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन नोट के रेस्पेक्ट में ये टर्म दोनों में कॉमन है, Q1 Q2 कॉमन है, जो वेरिएबल क्वांटिटीज हैं वो क्या है, इनके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो डायग्राम से हमें ये चीज क्लियर है कि Q1 Q2 के बीच में जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का वो तो कांस्टेंट है, सिमिलर है, लेकिन इसके लिए डिस्प्लेसमेंट में जो डायरेक्शन है वो कैसी है, दोनों में अपोजिट।
अपोजिट है। अलग से हम डायग्राम से इसकी थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। चलिए, मैंने कंसीडर कर लिया कि भाई ये है हमारा ओरिजिन O, ये इस तरफ है Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 और ये इस तरफ है Q2 का पोजीशन वेक्टर R2। एक बार मैं बात कर रहा हूं डाउनवर्ड डायरेक्शन में R21 वेक्टर की, तो भाई देखिए ये जो डायग्राम बन गया ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेक्टर क्वांटिटीज के लिए हमने ट्राइंगल लॉ पढ़ा था भाई, वेक्टर एडिशन के लिए। तो ये ट्राइंगल लॉ क्या कहता है? that if any two consecutive sides of a triangle represent two vectors in similar direction, then third side in opposite direction will give resultant vector। क्लियर? इसका मतलब कि भाई कोई भी दो रेगुलर साइड्स हैं, अगर दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है सिमिलर डायरेक्शन में, तो थर्ड साइड अपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहां पर हमने ट्राइंगल लॉ अप्लाई किया, तो देखिए, अच्छा डायरेक्शन से यहाँ पर मतलब है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज से। तो यहाँ पर R1 वेक्टर एंड R21 वेक्टर तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है एंड R2 वेक्टर किसमें? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो हमने अप्लाई किया तो रिलेशन मिल गया R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। हमें वैल्यू निकालनी है R21 वेक्टर की, तो ये आ गई भाई R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। सिमिलरली इसी ट्राइंगल को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया R12 के लिए, तो फिर से मैंने कह दिया ये रेफरेंस पॉइंट, ये चार्ज Q1 के लिए पोजीशन वेक्टर हो गया R1, ये Q2 के लिए हो गया R2 वेक्टर। और अब की बार हम बात कर रहे हैं R12 जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है। फिर से हमने यहाँ पर ट्राइंगल लॉ अप्लाई किया, तो अब की बात देखिए R2 वेक्टर और R12 वेक्टर है सिमिलर डायरेक्शन में और R1 वेक्टर है इनके अपोजिट डायरेक्शन में। सो R12 वेक्टर की वैल्यू मिल गई R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। देखिए इस वाले रिलेशन में अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं तो ये क्या बन गया रिलेशन? R12 वेक्टर माइनस इज इक्वल टू माइनस ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। और इसको देखिए, कंपेयर करके देखिए क्या मिला है यहाँ पर। R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर की जगह मैं प्लेस कर दूं R21 वेक्टर, तो इधर क्या आ गया रिलेशन? R12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21 वेक्टर। और यही चीज हमें डायग्राम से रिप्रेजेंट हो रही है यहाँ पर। यही चीज डायग्राम क्लियरली हमें एक्सप्लेन कर रहा है दैट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ R12 एंड R21 के मैग्नीट्यूड्स कैसे हैं यहाँ पर? सिमिलर हैं एंड नेगेटिव साइन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है अपोजिट डायरेक्शंस को। तो हमने यहाँ पर क्या बात करी कि इनके मैग्नीट्यूड ऑफ R12 वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस R21 वेक्टर, दोनों सेम है। तो ये अगर वेक्टर्स का रिलेशन है तो यूनिट वेक्टर्स का भी रिलेशन क्या बन जाएगा? R12 कैप इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21 कैप। ये रिलेशन बन गया भाई। किसी एक इक्वेशन में, इधर इन इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन 2, अगर हम ये वाला रिलेशन प्लेस करें तो देखिए, चलिए मैंने कंसीडर कर लिया इक्वेशन नंबर 1 से। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 में मैंने क्या किया? R21 कैप की जगह प्लेस कर दिया क्या? माइनस ऑफ R12 कैप। तो ये रिलेशन मेरा मिल गया F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ पर है R21 का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड है। और अभी मैंने बोला कि भाई मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है, तो R21 की जगह मैं यहाँ पर प्लेस कर दूं R12, तो यहाँ पर क्या आ गया? माइनस ऑफ R12 कैप। और अब इसको मैं कंपेयर कर दूं इक्वेशन 3 से, कंपेयर बाय इक्वेशन 2, सॉरी इक्वेशन 2 से हमने इसको कंपेयर किया। तो देखिए इक्वेशन 2 क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप। इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन में चेंज किस चीज का है? सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव साइन का। तो हमारे इन दोनों के कंपैरिजन से जो रिलेशन मिला वो मिल गया F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर। क्लियर? तो यहां से ये इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको मिला है इसके वेक्टर रिप्रेजेंटेशन से। और ये रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में एनएलएम में। एनएलएम में कहां पर पढ़ा था? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। तो क्या हो गया? सेम एक्शन रिएक्शन का लॉ भाई यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी अप्लाई हो रहा है। गुलाम ने ये चीज यहाँ से प्रूफ कर दी अपने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में। इसने कहा कि भाई दो हमारे पास अगर स्टैटिक चार्जेस हों, दो स्टैटिक चार्जेस अपने पास हों, एक चार्ज अगर दूसरे चार्ज पे कोई फोर्स अप्लाई करता है तो वो दूसरे वाला चार्ज भी फर्स्ट वाले चार्ज पे सिमिलर अमाउंट का फोर्स, सिमिलर मैग्नीट्यूड का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेगा।
तो ये यहाँ से हमने इसको प्रूफ कर दिया, कूलाम ने इसको प्रूफ कर दिया। क्लियर गाइस? तो ये हमने बात करी है यहाँ पर कूलाम के वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की। अब हम यहाँ पर एक दो न्यूमेरिकल्स के पैटर्न डिस्कस करते हैं, किस पैटर्न के न्यूमेरिकल्स हमारे पास यहाँ पर बनने वाले हैं, उनकी अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बिल्कुल काफी डिटेल में और अच्छे से कॉन्सेप्चुअली अगर आपको स्टडी करना है, तो उसके लिए आपके वेक्टर के कॉन्सेप्ट जो हैं वो वेरी क्लियर होने चाहिए। अगर वेक्टर के कॉन्सेप्ट में आपके गड़बड़ हैं, तो यहाँ पर जो मान के चलिए कि आपके न्यूमेरिकल्स में एरर होने के चांसेस 100% रहेंगे। तो वेक्टर्स आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए उसके लिए। चलिए देखिए, मैं सिंपल से एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ। हमें मान लिया कोई क्वेश्चन गिवन है कि कोई 2 पॉइंट चार्जेज हैं Q1 Q2, कोई भी हमने इनके आर्बिट्रेरी वैल्यूज कंसीडर कर ली। लेट अस से दिस इज +4 माइक्रोकूलम एंड दिस इज -2 माइक्रोकूलम। These two charges are separated by a distance 10 centimeter in vacuum। किसमें है ये? वैक्यूम में है। तो इन पे कोई एक फोर्स अप्लाई हुआ F। क्लियर? नाउ अब हमें क्वेश्चन में आगे बोल दिया, नाउ दिस कंप्लीट सिस्टम इज प्लेस्ड इन एनी मीडियम for which value of epsilon r is equal to 2। एक ऐसे मीडियम में हमने इस कंप्लीट सिस्टम को प्लेस कर दिया जिसके लिए एप्सिलॉन r की वैल्यू क्या है? 2 है। क्लियर? कंप्लीट सिस्टम इज प्लेस्ड इन एनी मीडियम हैविंग रिलेटिव परमिटिविटी 2, देन व्हाट इज न्यू कूलम्ब फोर्स? न्यू कूलम्ब फोर्स पूछिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए सबसे पहले तो वैक्यूम में क्या रिलेशन हो गया? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर? फिर यहाँ पर मीडियम की बात करें तो मीडियम में हमने अभी पीछे रिलेशन पढ़ा था, क्या? F अपॉन एप्सिलॉन R, ये रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है यहाँ पर। तो एप्सिलॉन R की वैल्यू कितनी होगी? 2। F की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। F की वैल्यू यहाँ से इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। हमें Q1 की वैल्यू पता है, Q2 की वैल्यू पता है, R की वैल्यू पता है। तो यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? एक तो पैटर्न बन गया ये। तो यहाँ पर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सारी वैल्यूज आपको पता है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है इसमें। एक पैटर्न हो गया ये। दूसरा पैटर्न, इसी में मैंने थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया। सेम क्वेश्चन, सेम डेटा पिक कर रहा हूं मैं यहाँ पर क्वेश्चन के। सेम क्वेश्चन है, मान लिया वापस से Q1 की वैल्यू +4 माइक्रोकूलम है, Q2 की वैल्यू -2 माइक्रोकूलम है, सेपरेशन जो है वो 10 सेंटीमीटर का है। वापस से हमने इनको प्लेस किया हुआ है वैक्यूम में और बोल दिया कि भाई फोर्स लग रहा है F। अब हमें अब की बार थोड़ा सा कि इसने पैटर्न चेंज करवा दिया और पैटर्न चेंज करवा के इसने बोल दिया कि भाई अब हमने इसको किसी एक ऐसे मीडियम में प्लेस कर दिया जिस मीडियम में प्लेस करने पर, इसको हमने एक मीडियम में प्लेस कर दिया जिस मीडियम में प्लेस करने पर जो न्यू फोर्स है ये प्रीवियस फोर्स का हो गया 1/4। जो वैक्यूम में फोर्स था उसका हो गया 1/4। तो आपसे पूछ लिया भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। सिंपल पैटर्न का क्वेश्चन है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी पेन चलाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम जानते हैं कि भाई एफ डैश की वैल्यू होती है या फोर्स इन मीडियम की वैल्यू होती है फोर्स इन वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन R। तो यहाँ पर एप्सिलॉन R की वैल्यू क्या होगी? 4। डायरेक्टली आप यहाँ से कह सकते हो। ठीक है गाइस? तो और वीडियोस के लिए हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट, और न्यूमेरिकल्स के लिए हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और किस पैटर्न के न्यूमेरिकल्स यहाँ पर बनते हैं। ओके, थैंक यू।